विस्तार से। जंग के तीसरे दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है। इस धमाके से कई रिहायशी इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कोरोटॉफ शहर में भी हुए हैं भीषण धमाके। इससे पहले रूस ने मेलिटोपोल शहर पर कब्जा किया। यूक्रेन का कई रूसी सैनिकों, जिसमें 2 टैंक, 14 विमान और 8 हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को $350 मिलियन की सुरक्षा सहायता देने का ऐलान किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। और हमसे बातचीत करने के लिए विदेश मामलों के जानकार कर्मवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कर्मवीर सिंह जी आपका जन टीवी पर। कर्मवीर सिंह जी, लगातार युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन के बीच और रणभूमि से विनाश की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तबाही की तमाम नजारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर किस मोड़ पर आ चुका है ये युद्ध, क्योंकि तमाम कोशिशें पुतिन को समझाने की भी कर ली गई। कभी पुतिन कहते हैं कि हमें कब्जा नहीं करना है, लेकिन रिहायशी इलाकों पर उधर हमले किए जा रहे हैं। सेना भी, हालांकि यूक्रेन की सरेंडर हुई है तो रूस की सेना को भी मार गिरा है। तमाम तरह की बातचीत सामने आ रही है। तो किस मोड़ पर कहां आ चुका है ये युद्ध और इसका अंजाम क्या होगा? ये बिल्कुल भानु जी, ये बहुत बड़ी एक मानवीय त्रासदी आप इसे कह सकते हैं जी। और हालांकि रूस ने इसे कहा कि शुरुआत में कि एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ये है, ये कोई वॉर नहीं है। और उन्होंने कहा कि यूक्रेन के रिजीम के खिलाफ जो है वो उनका ऑपरेशन है, जनता के खिलाफ नहीं है। लेकिन आपने जैसे अभी कहा कि आम नागरिक जो है इसमें मारे जा रहे हैं और 2-3 दिन से जिस तरह से अटैक किए गए हैं, राजधानी को जो है चारों तरफ से घेर लिया गया है और कितने लोग सिविलियंस वहां से भाग रहे हैं, लोगों को खाने पीने की, जूस की समस्याएं हो रही हैं। तो दुनिया के देश इसकी कोशिश करें, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स से अमेरिका हो, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया के ऊपर और सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मुद्दे को जो है लाया गया। और इसमें यही प्रस्ताव था कि इस समय सबसे पहले जरूरत है कि रशिया इमीडिएटली अपनी सेनाएं जो है वो यूक्रेन से हटाए और वायलेंस को तुरंत जो है स्टॉप किया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव को भी, चूंकि रशिया जो है वो भी परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसने वीटो कर दिया। और इसके अलावा 3 और सदस्य जो थे, तो भारत है, चीन है और संयुक्त अरब अमीरात, भी उस प्रस्ताव से एब्सेंट रहे। उन्होंने इनके वोट ही नहीं दिया, अनुपस्थित उसमें रहे हैं। तो ऐसे में रशिया जो है उसके ऊपर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा दबाव डालने की जो नीति है वो विफल हो रही है, क्योंकि वह खुद सुरक्षा परिषद का सदस्य है और किसी भी तरह के प्रस्ताव को वहाँ वीटो कर सकता है। तो ऐसे संयुक्त राष्ट्र के जरिए तो यहाँ पर उनको दबाव बनाना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका और नाटो पहले ही एक जो है क्लियर कर चुके हैं कि वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी कि वो अपनी सेना भेज करके यूक्रेन में सब रशिया से कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ऐसे में फिर क्या परिणाम हो सकते, क्योंकि अब जो है रशिया शुरुआत में कहा कि हम लोग इसलिए आए हैं कि जो सिविलियंस हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में उनके ऊपर जो है एट्रोसिटीज हो रही है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन अब उनका जो मकसद है वो रिजीम चेंज है, यानी कि सरकार को बदलना। बिल्कुल 2014 से जब यूक्रेन में जो नए राष्ट्रपति बने हैं, ये शुरुआत से रशिया के खिलाफ रहे हैं, नाटो की तरफ इनका बिल्कुल कर्मवीर सिंह जी, लगातार जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, मानवता पर कहीं ना कहीं वो हमला है। अब इसका अंजाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूस और यूक्रेन का हमला लगातार जारी है। वहां कई भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त सीधे यूक्रेन से एक भारतीय छात्र दीपक शर्मा जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे। दीपक, यूक्रेन की जो इस वक्त भयावह स्थिति है, जाहिर है डर का माहौल है, बमबारी हो रही है चारों तरफ। आपको आसपास का क्या कुछ नजारा है, कितने आप डरे हुए हैं? क्या एम्बेसी से सीधा आपका कनेक्शन है या नहीं? अभी वॉर से सभी डरे हुए हैं, यहाँ पे लोगों में डर है, सब अपने अपने काम से डर है। पहले बहुत लोग बाहर घूमते होते थे, अभी देख रहे हो सड़कें खाली हो रखी है, इधर कोई दिख नहीं रहा है, सब पैनिक हो रखे हैं वॉर के डर से।
शॉप्स वगैरह बंद हो चुकी है, खाने वाली लाइनें लगी है शॉप्स में। जी दीपक, एम्बेसी से आपका संपर्क हो रहा है या नहीं? एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ है, एम्बेसी वाले हेल्प कर रहे हैं, वो बोले हैं कि 1-2 दिन में तुम्हें यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो जी दीपक, आपको एम्बेसी किस तरीके से एम्बेसी वालों ने बोला है आज कल एक फ्लाइट। जी दीपक, किस रास्ते से एम्बेसी आपको निकाल रही है, कहां तक आपको पहुंचना होगा और क्या क्या माध्यम रहेगा आपका? एम्बेसी वालों ने बोला है कि जो तुम्हारे पास में कंट्री पड़ रही है, जैसे अभी सिटी के पास में रोमानिया है, तो सबको गाइडलाइन दी गई है कि जल्द से जल्द रोमानिया पहुंचे और उधर से फिर तुम्हें रोमानिया से इंडिया के लिए फ्लाइट मिलेगी। जी दीपक, इस समय जहां पर आप हैं वहां के हालात कैसे हैं राजधानी से? क्योंकि कीव की राजधानी के हालात तो काफी बदतर हो चुके हैं, लेकिन आप जहां हैं चेरनित्स में, वहां के हालात क्या हैं? यहाँ पे भी लोग डरे हुए हैं। यहाँ पे देखो कुछ रोड्स खाली हैं, कोई दिख नहीं, लोग, सब कुछ बंद है, सब कुछ नोर। दीपक, खाने पीने की आपकी व्यवस्था कैसे हो पा रही है? इधर सब अपने अपने घरों में है। जी दीपक, खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्था आपके लिए हो रही है? लगी है पैसे निकलवाने के लिए, इधर सब लोग लाइन में लगे हैं पैसे निकलवाने के लिए। जी दीपक, भारतीय एम्बेसी ने आपसे कहा है कि 2 या 3 दिन में आपको निकाल लिया जाएगा। क्या आपके कुछ और दोस्त भी वहां पर फंसे हुए हैं? आपके साथ कितने भारतीय और हैं? हाँ, मेरे साथ में और भी दोस्त हैं। तो दीपक शर्मा यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि सभी लोग डरे हुए हैं, पैनिक की स्थिति है, खाने पीने की दुकानों पर लंबी लाइन है, एटीएम से पैसा निकालने वालों की लंबी लाइन, कतारें लगी हुई हैं। हालांकि जल्दी ही दुकानें बंद भी हो जाती हैं और लोग अपने घरों में हैं फिलहाल, लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है उससे अगर उस पर जल्द काबू नहीं पाया गया, उसको वो स्थिति अगर जल्द रुकती नहीं है तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। हालांकि भारतीय एम्बेसी लगातार भारतीय छात्रों को, भारतीय लोगों को वहां से निकालने के लिए तत्पर है और इस पर पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे भारतीय छात्रों को भारत वापस लाया भी गया है।